आज हम रोटेशनल मोशन में सेंटर ऑफ मास यानी द्रव्यमान केंद्र के बारे में बात करेंगे। किसी भी दृढ़ वस्तु का द्रव्यमान केंद्र कैसे निकाला जाता, तो आज का पूरा क्लास सेंटर ऑफ मास से ही रिलेटेड रहेगा। इसमें दो तरीके के ऑब्जेक्ट का सेंटर ऑफ मास निकालना हम सीखेंगे। पहले डिस्क्रीट बॉडी का सेंटर ऑफ मास कैसे निकाला जाता, और बाद में कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ मास जहाँ हो उस तरीके के बॉडी का सेंटर ऑफ मास कैसे डिसाइड किया जाता। तो सबसे पहले हम देखेंगे रिजिड बॉडी क्या है। रिजिड बॉडी यानी दृढ़ वस्तु, ये दृढ़ वस्तु क्या होता है इसके बारे में हम बात करें। तो दृढ़ वस्तु क्या होता, तो दृढ़ वस्तु जो होता है एक ऐसा वस्तु जिस पर फोर्स लगाने के बाद उसके दो पार्टिकल्स के बीच का डिस्टेंस चेंज नहीं होता, दो कणों के बीच की दूरी में कोई परिवर्तन नहीं होता है, उसको हम लोग दृढ़ वस्तु यानी रिजिड बॉडी कहते हैं। दृढ़ वस्तु यानी रिजिड बॉडी। जैसे मान लीजिए एक वस्तु है, इस पे आपने फोर्स लगाया, फोर्स लगाने के बाद भी दो कणों के बीच का डिस्टेंस, ये दो कणों के बीच मतलब दो पार्टिकल्स के बीच का डिस्टेंस में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, इसको हम लोग दृढ़ वस्तु कहेंगे। तो चलिए ये दृढ़ वस्तु था। तो अब हम बात करते हैं द्रव्यमान केंद्र के बारे में। ये द्रव्यमान केंद्र क्या होता है, सेंटर ऑफ मास। तो सेंटर ऑफ मास, ये सेंटर ऑफ मास बहुत ही काम का ऑब्जेक्ट है रोटेशनल मोशंस में, क्योंकि सेंटर ऑफ मास के बिना फोर्स और फोर्स और टॉर्क के बारे में बात हम नहीं कर पाएंगे, खास करके रोटेशनल मोशंस में। तो यहाँ वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी का भी बात आएगा, तो वो सेंटर ऑफ मास, एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये सब बात पता होना चाहिए। तो सेंटर ऑफ मास, जैसे मान लीजिए ये एक स्केज है, तो स्केज का टोटल मास कुछ न कुछ है। जैसे मान लीजिए टोटल मास अगर 25 ग्राम या 50 ग्राम हम माने, तो 50 ग्राम तो टोटल वस्तु का मास है, लेकिन इसका पूरा द्रव्यमान किसी एक बिंदु पर, जिस बिंदु पर केंद्रित माना जाएगा, पूरा द्रव्यमान जिस किसी भी एक बिंदु पर केंद्रित माना जाएगा, उसको हम लोग द्रव्यमान केंद्र कहेंगे। तो प्रायः ये सिमेट्रिक बॉडी है, तो इसका द्रव्यमान केंद्र कहीं न कहीं बीच में ही होगा। जैसे फुटबॉल भी एक सिमेट्रिक बॉडी है, तो उसका भी सेंटर ऑफ मास उसके पेंदी में किसी न किसी बीच सेंटर पे होता है, जिस पॉइंट पे हिंज करने के बाद वो पूरा फुटबॉल उंगली पे टिका रहता है। तो आप लोग किसी फुटबॉलर को देखे होंगे कि एक उंगली पे फुटबॉल को टिकाए रखता। जैसे कई बार लाठी या डंडे को भी कोई कलाकार एक पॉइंट पे हिंज करके पूरा खड़ा किए हुए रहता, तो वो एक द्रव्यमान केंद्र है, मतलब एक ऐसा केंद्र है जिस पर पूरे वस्तु का द्रव्यमान केंद्रित माना जाता। भले पूरे के पूरे मास इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, लेकिन किसी एक ऐसे पॉइंट, जिस पॉइंट पे कि टोटल का टोटल मास केंद्रित माना जाता हो, उसी को हम लोग द्रव्यमान केंद्र कहते हैं, सेंटर ऑफ मास। ये इसको अगर डिफाइन करना हो तो ऐसे बोल सकते हैं, इट इज़ ए पॉइंट इनसाइड और आउटसाइड द बॉडी एट विच टोटल मास ऑफ द बॉडी इज सपोज टू बी कंसंट्रेटेड। मतलब एक ऐसा बिंदु जो किसी वस्तु के बाहर या भीतर हो सकता है, जिस पर पूरे वस्तु का द्रव्यमान केंद्रित माना जाता हो, द्रव्यमान केंद्र कहलाता है। इसको प्रायः हम cm से डिनोट करते हैं। जैसे मान लीजिए कोई एक बॉडी है, तो इस बॉडी का टोटल मास किसी एक पॉइंट पर मानेंगे, तो इसी को हम cm यानी सेंटर ऑफ मास कहते हैं। तो जिस किसी भी एक पॉइंट पर हम मानते हैं, उसको हम लोग सेंटर ऑफ मास यानी द्रव्यमान केंद्र कहते हैं। चलिए अब हम द्रव्यमान केंद्र किसी भी दो बॉडी सिस्टम का हम द्रव्यमान केंद्र निकाल के दिखाते हैं। जैसे मान लीजिए कोई डमरू है या कोई एक रॉड है, उस रॉड के दोनों पॉइंट पर दो ऑब्जेक्ट को हम बांध देते हैं, और जैसे मान लीजिए एक लकड़ी का टुकड़ा है, एक साइड टाब और दूसरे साइड दूसरा टाब मतलब हिंज कर दिए हैं, और उसका द्रव्यमान केंद्र निकालने बोल दिया गया पूरे पार्टिकल का, पूरे सिस्टम का। या कई बार आपका डंबल होता, जिस डंबल को आप लोग
जिम में उठाने का काम करते हैं, तो उस डंबल का सेंटर ऑफ मास पूछ देगा, बताओ कितना होता। तो आपको 2 पार्टिकल सिस्टम का सेंटर ऑफ मास निकालने आना चाहिए। सेंटर ऑफ मास ऑफ 2 पार्टिकल सिस्टम यानी 2 कण के निकाय का द्रव्यमान केंद्र, 2 कण के निकाय मतलब सिस्टम को हिंदी में निकाय कहते हैं। 2 कण के निकाय का द्रव्यमान केंद्र, 2 कण के निकाय का द्रव्यमान केंद्र। तो 2 कण के निकाय का द्रव्यमान केंद्र हम लोग कैसे निकालेंगे? तो हम 2 डायमेंशनल प्लेन मानते हैं ये एक एक्स एक्सिस है और ये एक वाई एक्सिस है। ये एक ओरिजिन है जो ओ है, इस पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों का एक कोऑर्डिनेट 0 होता है। 2 पार्टिकल सिस्टम्स है, तो एक पार्टिकल्स मान ले यहाँ है और दूसरा पार्टिकल्स यहाँ है। ये 2 पार्टिकल सिस्टम था किसी एक ही निकाय का, ये दोनों पार्टिकल्स है। जैसे डंबल हो सकता, एक का जो मास है ये m1 है और दूसरा का मास है m2 है। अगर गैसियस मॉलिक्यूल्स की बात करें तो ये O2 हो सकता है, H2 हो सकता है, मतलब हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स या ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स। एक मॉलिक्यूल्स में 2 एटम्स हैं, एक का मास हमने m1 माना, दूसरे का मास हमने m2 माना है। तो ये ओरिजिन से जो डिस्टेंस रहा होगा ये हम वेक्टर फॉर्म में लिखें तो मान लेते हैं r1 वेक्टर है, r1 पोजीशन वेक्टर इसका रहा होगा और इसका जो पोजीशन वेक्टर है ये r2 रहा होगा। तो m1 पार्टिकल का जो पोजीशन वेक्टर है m1 और m2 पार्टिकल का जो पोजीशन वेक्टर है r2, और हम मानते हैं इस पूरे सिस्टम का सेंटर ऑफ मास इस किसी पॉइंट पे, इस पॉइंट का सेंटर ऑफ मास cm मान लेते हैं। तो इसका जो पोजीशन रहा होगा इसको rcm हम मान लेते हैं। क्या लेते हैं? rcm वेक्टर। एक और चीज़ है, m1 पार्टिकल जिस पॉइंट पे है इसका कोऑर्डिनेट हम x1, y1 मान लेते हैं। m2 पार्टिकल जिस पोजीशन पे इसका जो है m2 ये जो पार्टिकल्स है जिसका मास m2 है, इसका जो पोजीशन है x2, y2, और ये जो सेंटर ऑफ मास है इसको xcm, ycm हम लिखते हैं। xcm और ycm का मतलब ये एक पॉइंट है जिस पॉइंट पे टोटल बॉडी का सेंटर ऑफ मास माना जाएगा, जो ओरिजिन से इसका जो कोऑर्डिनेट है ये xcm और ycm, मतलब x एक्सिस से ये xcm पार्ट्स है और y एक्सिस में जो ये डिस्टेंस है ये ycm मतलब सेंटर ऑफ मास। तो इसको अगर हम वेक्टर फॉर्म में लिखें इसके मास मोमेंट को, तो m1 r1 वेक्टर। मास मोमेंट क्या होता है? तो किसी भी पार्टिकल का मास और एक्सिस ऑफ रोटेशंस या ओरिजिन से डिस्टेंस, तो मास और डिस्टेंस का प्रोडक्ट, ये मास मोमेंट ऑफ ए पार्टिकल्स, ये मास मोमेंट ऑफ अनदर पार्टिकल्स। ये मास मोमेंट अलग अलग निकाल के हम सम कर दिए। तो कोई मानेगा कि नहीं ये 2 पार्टिकल्स अलग अलग नहीं हैं, ये दोनों पार्टिकल्स का मास अगर सेंटर ऑफ मास पे इस पॉइंट पे मतलब कंसंट्रेट है, तो इसका जो टोटल मास हो जाएगा ये m1 प्लस m2, और ओरिजिन से जो डिस्टेंस रहा होगा, ये ओरिजिन से कितना डिस्टेंस रहा होगा, ये rcm वेक्टर। तो कितना हो जाएगा? rcm वेक्टर। तो दोनों इक्विवेलेंट होगा, कुछ नहीं। ये तो 2 पार्टिकल सिस्टम था। एक पार्टिकल सिस्टम मतलब 2 पार्टिकल सिस्टम था जिसका एक मॉलिक्यूल्स के मास का m1 और दूसरे मॉलिक्यूल्स का मास m2, या एक एटम्स का मास m1 दूसरे एटम्स का मास m2, और इसका जो पोजीशन था r1। तो मास मोमेंट m1 r1 वेक्टर और दूसरे का जो मास मोमेंट है m2 r2 वेक्टर, ये इक्विवेलेंट हो जाएगा जब दोनों पार्टिकल का मास सेंटर ऑफ मास पे मानेंगे कंसंट्रेट है, तो मास और उसके डिस्टेंस के प्रोडक्ट का। तो मास और डिस्टेंस का जो प्रोडक्ट है ये एक्चुअल में मास मोमेंट कहलाता है। तो यहाँ से rcm वेक्टर इक्वल टू अगर हम लिखना चाहें rcm वेक्टर इक्वल टू, तो m1 r1 वेक्टर प्लस m2 r2 वेक्टर डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा? m1 प्लस m2। तो m1 प्लस m2, ये चूँकि r1 वेक्टर होता कितना, r1 वेक्टर इक्वल टू होगा x1 i कैप प्लस y1
जे कैप, हालांकि कैप नहीं, x1 i वेक्टर प्लस y1 j वेक्टर लिख दिए। चूँकि ये r1 वेक्टर जो हम पोजीशन वेक्टर लिखेंगे तो ये x एक्सिस का जो कोऑर्डिनेट है इसका x1 है और y एक्सिस का जो कोऑर्डिनेट है ये y1 है। तो x1 i वेक्टर प्लस y1 j वेक्टर हम लिख सकते हैं। उसी तरीके से r2 वेक्टर इक्वल टू x2 i वेक्टर प्लस y2 j वेक्टर लिख सकते हैं। और RCM सेंटर ऑफ मास ऑफ RCM को अगर हम लिखना चाहें तो XCM I वेक्टर प्लस YCM J वेक्टर, इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि इसको वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो यहीं लिख के हम छोड़ सकते हैं सेंटर ऑफ मास का जो पोजीशन वेक्टर होगा m1 r1 वेक्टर प्लस m2 r2 वेक्टर डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। r1 वेक्टर क्या, तो फर्स्ट पार्टिकल का जो पोजीशन वेक्टर है, मतलब r1 वेक्टर है फर्स्ट पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर है, r2 क्या तो सेकेंड पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर है, और RCM क्या, ये टोटल बॉडी का जो सेंटर ऑफ मास जिस पॉइंट पे इंडिकेट किया है उसका पोजीशन वेक्टर है। अब सबको हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के फॉर्म में लिख दिए, मतलब इसको कोऑर्डिनेट के फॉर्म में अगर हम तोड़ना चाहें तो इस पूरे पोजीशन वेक्टर का वैल्यू रख देंगे। अगर ये 3 डायमेंशनल प्लेन होता तो इसमें जेड वेक्टर भी आता। तो चलिए RCM का वैल्यू अगर रखेंगे तो XCM I वेक्टर प्लस YCM J वेक्टर इज इक्वल टू M1। ये x1 ये क्या हो जाएगा, x1 I वेक्टर प्लस y1 J वेक्टर अब प्लस कितना m2 प्लस m2 इंटू x2 I वेक्टर अब प्लस y2 J वेक्टर, ये डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा m1 अब प्लस m2। चूँकि इस जगह मेरे पास स्पेस नहीं बचा था इसलिए ऊपर नीचे प्लस करके लिख दिए, टोटल डिवाइडेड बाय इतना। इसी को अगर हम पुनः रीअरेंज करके लिख लेंगे तो XCM I वेक्टर प्लस YCM J वेक्टर इज इक्वल टू, देखेंगे ये क्या हो जाएगा m1 x1 अब प्लस m2 x2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, कुछ नहीं एक्स एक्सिस की कोऑर्डिनेट को हम एक जगह लिखना चाहे हैं तो ये I वेक्टर अब प्लस m1 y1 प्लस m2 y2 और डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 इंटू J वेक्टर। तो ये m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m1 बटे m डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, ये I वेक्टर प्लस m1 y1, कुछ नहीं x एक्सिस के कोऑर्डिनेट को दोनों को मिला के एक जगह लिख दिए और y एक्सिस के कोऑर्डिनेट को दोनों को मिला के एक जगह। अच्छा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में x एक्सिस का कोऑर्डिनेट x एक्सिस के इक्विवेलेंट होगा और y एक्सिस का कोऑर्डिनेट y एक्सिस के इक्विवेलेंट आएगा, इसलिए हम इसको लिख सकते हैं XCM इक्वल टू, मतलब सेंटर ऑफ मास का जो x कोऑर्डिनेट है ये हो जाएगा m1 x1 प्लस m2 x2, m1 x1 प्लस m2 x2 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा m1 प्लस m2। उसी तरीके से YCM इक्वल टू अगर हम लिखना चाहें तो m1 y1 प्लस m2 y2 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा m1 प्लस m2। इसी में दोनों का सेंटर ऑफ मास का x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट निकाल दिए। इसी में अगर ये 3 डायमेंशनल प्लेन होता तो हम लोग लिख सकते थे इसी प्रकार यानी सिमिलरली अगर हम बात करें तो ये ZCM यानी x एक्सिस y एक्सिस और z एक्सिस का जो सेंटर ऑफ मास है ये m1 z1 प्लस m2 z2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, ये z एक्सिस का जो कोऑर्डिनेट है ZCM इक्वल टू m1 z1 प्लस m2 z2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, इस तरीके से हो जाएगा। मतलब जब कभी भी किसी भी 2 पार्टिकल सिस्टम का सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर फॉर्म में लिखना हो तो m1 r1 वेक्टर प्लस m2 r2 वेक्टर डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। कोऑर्डिनेट फॉर्म में लिखना हो तो एक्स एक्सिस का कोऑर्डिनेट यहाँ लिखा हुआ, वाई एक्सिस का कोऑर्डिनेट यहाँ लिखा हुआ, उसी तरीके से जेड एक्सिस का कोऑर्डिनेट यहाँ लिखा हुआ। लेकिन अच्छा, जिसको नोट करना हो आराम से नोट कर लेंगे वीडियो को पॉज करके। अच्छा, इसी में अगर 2 पार्टिकल सिस्टम के बाद
कहीं 3 पार्टिकल सिस्टम्स हो, 4 पार्टिकल सिस्टम्स हो या n पार्टिकल सिस्टम हो, तो वैसे बॉडी के लिए हम लोग किस तरीके से काम करेंगे। तो हम डायरेक्ट पहले 2 पार्टिकल सिस्टम के लिए बात किए। इसी तरीके से 3 पार्टिकल सिस्टम का रहता, किसी सिस्टम में 3 पार्टिकल या 4 पार्टिकल रहता तो हम क्या करते, कुछ नहीं, m1x1 प्लस m2x2 प्लस m3x3 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 प्लस m3। y कोऑर्डिनेट अगर 3 पार्टिकल सिस्टम का निकालेंगे तो m1 y1 प्लस m2 y2 प्लस m3 y3 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 प्लस m3। अगर मान लो 4 पार्टिकल सिस्टम है तो m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3 प्लस m4 x4 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस m4। इस तरीके से हम आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो हम अब डायरेक्ट n पार्टिकल सिस्टम की अगर हम बात करें कि n पार्टिकल सिस्टम में किस तरीके से कैलकुलेशन करेंगे, तो सेंटर ऑफ मास फॉर n पार्टिकल सिस्टम, सेंटर ऑफ मास फॉर n पार्टिकल सिस्टम की अगर हम बात करें तो क्या होगा, यानी n कण वाले निकाय के लिए, n कण वाले निकाय के लिए द्रव्यमान केंद्र, n कण वाले निकाय के लिए अगर द्रव्यमान केंद्र की बात करें तो अगर कोऑर्डिनेट फॉर्म की बात करें तो XCM इक्वल टू हो जाएगा m1x1 प्लस m2x2 प्लस m3x3 प्लस डॉट 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 प्लस mnxn डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस डॉट 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 mn। इस तरीके से, इसी तरीके से YCM की अगर हम बात करें, सेंटर ऑफ मास का y कोऑर्डिनेट, तो ये हो जाएगा m1 y1 प्लस m2 y2 प्लस m3 y3 प्लस डॉट 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 mn yn और डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा m1 प्लस m2 प्लस डॉट 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 करके mn तक चले जाएंगे। इसी में कोई कंडीशन लगा दे कि सारे पार्टिकल्स का मास सेम हो तो हम लोग लिख सकते हैं m1 को m2 m3 mn सबको m लिख देंगे तो m ऊपर भी कॉमन आ जाएगा, नीचे भी कॉमन आ जाएगा। तो इसी तरीके से ZCM की अगर हम बात करें तो m1 z1 प्लस m2 z2 प्लस डॉट 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 mn zn डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 प्लस डॉट 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 करके ये mn। ये इस तरीके से XCM YCM और ZCM हम इस तरीके से निकाल सकते हैं। लेकिन कई बार इसी को दूसरे तरीके से लिखेगा, जैसे मान लीजिए समेशन के फॉर्म में लिखेगा तो हम क्या करेंगे, अगर इसी XCM को हम समेशन के फॉर्म में लिखेंगे तो देखेंगे जितना प्लस 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 है ना, सारे प्लस की जगह हम एक ही बार समेशन लिखते हैं। ये बड़ी सिग्मा है, याद रखेंगे, ये बड़ी सिग्मा होता और ये एक छोटी सिग्मा। तो हम लोग यहाँ समेशन यानी जितना भी प्लस 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 का सिंबल है सबके लिए एक सिंबल यूज करते हैं समेशन। सबके लिए क्या सिंबल यूज करेंगे, समेशन। ये लिखेंगे MIXI। ये सोचिए टैगिंग है, जैसे आप लोग कपड़ा खरीदने जाते होंगे तो कपड़े पे एक लेबल लगा होता है, एक कागज़ लटका हुआ होता है, उस कागज़ पर कपड़े का नंबर और उस पर कॉस्ट और उसकी क्वालिटी के बारे में थोड़ा बहुत कुछ लिखा रहता। तो यही सोचिए कि ये उसका टैगिंग लटका हुआ कागज़ के तरीके का, इस टैगिंग में इसका नंबर पता होगा। तो ये समेशन ऑफ MIXI, समेशन ऑफ MIXI मतलब मास और कोऑर्डिनेट का जो प्रोडक्ट है, और इस टैगिंग पे कई बार 1 लिखा मिल जाएगा, कई बार 2 लिखा मिल जाएगा, कई बार 3 लिखा मिल जाएगा, कई बार n लिखा हुआ मिल जाएगा। और ये i का मान कहाँ से कहाँ तक जाएगा, तो i इक्वल टू 1 से लेके n तक। ये n पार्टिकल सिस्टम रहेगा तो इसका i का वैल्यू 1 से लेके n तक रहेगा। अगर मान लीजिए कोई 4 पार्टिकल सिस्टम है तो i का मान 1 से लेके 4 तक जाएगा। तब क्या होगा,
एक बार mi(xi) की जगह m1x1 प्लस m2x2 प्लस m3x3 प्लस m4x4। मतलब i का मान जो यहाँ है 1 से लेके मतलब शुरुआत होगा 1 से और लास्ट कहाँ होगा n तक। बस ये टोटल m1x1 प्लस m2x2 प्लस m3x3 और mn(xn) के बदले ये लिखा जाएगा। सोचिए कि कुछ नहीं, ये समेसन का मतलब प्लस 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 ऐड होता चला जाएगा और i की जगह 1 से लेके कहाँ तक जाएगा n तक। और नीचे भी लिखेंगे समेसन ऑफ mi और ये भी कहाँ से कहाँ तक, i इक्वल टू 1 से लेके n तक। ये इसको हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ये x कोऑर्डिनेट है। और इसी तरीके से y कोऑर्डिनेट की बात करें तो कुछ नहीं, समेसन ऑफ mi yi, यहाँ भी टैगिंग i डाले और i सोचिए एक कागज़ का सिंबल लिखने के लिए एक कागज़ का टुकड़ा है जिस पे आप 1 2 3 4 नंबरिंग कर सकते हैं। जैसे आप लोग गौशाला में देखते होंगे गाय का नंबरिंग किया जाता है, उसके कान में एक टैगिंग लगा करके। तो ये mi(xi), तो ये i इक्वल टू 1 से लेके कहाँ तक जाएगा n तक और डिवाइडेड बाय समेसन ऑफ mi, तो ये i इक्वल टू 1 से लेके n तक हो जाएगा। अगर कहीं 4 ही पार्टिकल होगा तो i इक्वल टू 1 से लेके 4 तक जाएंगे, तो ये y कोऑर्डिनेट हुआ सर। और उसी तरीके से z, इसी प्रकार अगर हम लिख रहे हैं ZCM मतलब सेंटर ऑफ मास यानी द्रव्यमान केंद्र का z कोऑर्डिनेट अगर हम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं समेसन ऑफ mi zi और i इक्वल टू 1 से लेके n तक डिवाइडेड बाय समेसन ऑफ mi और ये i इक्वल टू 1 से लेके n तक। ये z एक्सिस का कोऑर्डिनेट, ये z एक्सिस का क्या कोऑर्डिनेट। तो m1x1 प्लस m2x2 प्लस m3x3 इसी तरीके से हम लोग जोड़ते चले जाएंगे। ये डिस्क्रीट बॉडी का अगर कहीं सेंटर ऑफ मास निकालना हो तो इस तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं, लेकिन कई बार कंटिन्यूस, ये से डिस्क्रीट बॉडी का मतलब बॉडी अलग अलग है, जैसे आलू बिछा हुआ खेत में इस तरीके का अगर बॉडी है तो इसका सेंटर ऑफ मास हम लोग इस तरीके से निकाल सकते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है कि सेंटर ऑफ मास कंटिन्यूस बॉडी का निकालना होता, तो कंटिन्यूस बॉडी का सेंटर ऑफ मास निकालने के लिए हम लोग ये फार्मूला नहीं अप्लाई करते, क्योंकि वहाँ अलग अलग पार्टिकल है नहीं जो m1x1 करेंगे। क्योंकि जैसे यहाँ रॉड है, तो रॉड में क्या होता है कि पार्टिकल हर एक पॉइंट पे ही मास डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो कहाँ शुरू कहाँ ख़त्म इसका कोई पता चलेगा नहीं। वहाँ क्या था कि इसका डिस्टेंस कुछ और होगा, इसका डिस्टेंस अलग अलग था, तो वो डिस्क्रीट यानी विविध रूप से था, अलग अलग रूप से था, तो हम लोग अलग अलग मास और डिस्टेंस का प्रोडक्ट करते थे। लेकिन कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन में इस तरीके की बात नहीं है, तो उसके लिए हम लोग जो समेसन है, समेसन की जगह इंटीग्रेशन का इस्तेमाल करते हैं। अभी हम बात करते हैं सेंटर ऑफ मास। जैसे मान लीजिए सेंटर ऑफ मास ऑफ कंटिन्यूस distributions of mass, mass of a body, mass of a body of continuous distributions, continuous distribution of mass, distribution of mass, continuous distributions of mass, center of mass of a body of continuous distribution of mass, मतलब लगातार अगर द्रव्यमान बिछा हुआ हो तो इस तरीके के वस्तु का द्रव्यमान केंद्र हम लोग कैसे निकालेंगे। तो देखते हैं हम क्या करते हैं कि वहाँ जो XCM इक्वल टू आता था समेसन ऑफ mi(xi) डिवाइडेड बाय समेसन ऑफ mi, अगर इस तरीके का हम लोग इंटीग्रेशन करते थे, मतलब कैलकुलेशन करते थे डिस्क्रीट बॉडी के लिए, तो अगर मान लीजिए कहीं इस तरीके का रॉड है या आयताकार वस्तु है या वर्गाकार वस्तु है या घनाभ है, तो इस तरीके का अगर वस्तु है तो इस तरीके के वस्तु में सेंटर ऑफ मास कैसे निकालते हैं। तो XCM इक्वल टू
ये हम देखते हैं क्या करते हैं कि इसको ना ढेर सारे पार्टिकल्स में तोड़ दो। जैसे मान लो L लेंथ में किसी पार्टिकल्स का m मास है, L लेंथ में कितना मास है, m मास है, तो यूनिट लेंथ में कितना मास होगा, तो m/L, तो m/L, तो dx लेंथ में कितना मास है, तो m/L इंटू dx। इसी जो यूनिट लेंथ का मास होता है ये m/L होता है, और dx लेंथ का जो मास होता है m/L इंटू dx, इसको बोलते हैं मास ऑफ स्मॉल एलिमेंट। तो ये जो मास ऑफ स्मॉल एलिमेंट है इसको अलग अलग पीस में अगर हम काटेंगे तो यही एलिमेंट्री मास dm 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 करके आता है। तो ये इंटीग्रेशन ऑफ dm इंटू xi डिवाइडेड बाई इंटीग्रेशन ऑफ dm, इस तरीके से हम लोग कर देते हैं। कुछ नहीं, ये अलग अलग पीसेस का मास अगर हम जोड़ते हैं तो टोटल बॉडी का मास हो जाता है। अलग अलग पीसेस का मास हम जोड़ते हैं तो क्या हो जाता है, टोटल बॉडी का मास हो जाता है। तो ये समेशन ऑफ mi का मतलब हुआ टोटल पार्टिकल का मास का सम। तो यहाँ भी अलग अलग जितना भी पीस हम काटे हैं सारे पीस के मास का सम और xi डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ mi। जैसे वहाँ समेशन जोड़ को इंगित करता था तो यहाँ भी इंटीग्रेशन जोड़ को इंगित करता था, और वहाँ एक पार्टिकल्स का मास m1 m2 होता था तो mi करके लिखते थे। क्योंकि यहाँ पार्टिकल का मास अलग अलग नहीं है, हमको एक ही तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है, लगातार डिस्ट्रीब्यूटेड है, कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास है। तो इसका एलिमेंट्री मास यूनिट लेंथ का मास काट के हम लोग dmi करते हैं। तो ये एक्स एक्सिस के लिए इंटीग्रेशन यहाँ करेंगे। अच्छा, इसमें लिमिट कहाँ तक लगे, जहाँ से लेके जैसे मान लीजिए 4 सेंटीमीटर से लेके 10 सेंटीमीटर तक आपका लेंथ अगर वेरी कर रहा तो यहाँ 4 से 10 लिखेंगे। या मास कहाँ से कहाँ तक जा रहा है वो वेरिएबल्स के बारे में हम बात आगे भी करेंगे। उसी तरीके से YCM इक्वल टू लिखेंगे। जैसे वहाँ क्या होता था, याद होगा, y सेंटर ऑफ मास का जो y कोऑर्डिनेट होता था समेशन ऑफ mi yi डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ mi होता था। उसी तरीके से हमें यहाँ समेशन ऑफ mi के बदले इंटीग्रेशन ऑफ dm इंटू y डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन ऑफ dm इंटू y डिवाइडेड बाय ये dm, इस तरीके से। और उसी तरीके से ZCM सेंटर ऑफ मास का जो z कोऑर्डिनेट है ये dm इंटू z डिवाइडेड बाय क्या होता है dm। ये z एक्सिस का कोऑर्डिनेट, ये y एक्सिस का कोऑर्डिनेट, इस तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं। तो इस तरीके के ऑब्जेक्ट में 2 डायमेंशनल 3 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल होगा तो केवल x एक्सिस और y एक्सिस के कोऑर्डिनेट्स काम चल जाएगा। 3 डायमेंशनल होगा तो तीनों कोऑर्डिनेट निकालना पड़ेगा x, y और z। सिर्फ 1 डायमेंशनल अगर ऑब्जेक्ट होगा तो इतने से काम चल जाएगा। तो चलिए, ये आपको सेंटर ऑफ मास का पूरा कॉन्सेप्ट बता दिया गया कि सेंटर ऑफ मास निकाला कैसे जाएगा। तो इसमें किस किस तरीके की वस्तु का सेंटर ऑफ मास निकालने खास करके 11-12 पूछता है। जैसे मान लीजिए कोई स्फेरिकल बॉडी है तो इसका सेंटर ऑफ मास पूछ देगा कहाँ है। कोई कोनिकल ऑब्जेक्ट है, ये 2 डायमेंशनल या 3 डायमेंशनल कोनिकल ऑब्जेक्ट है तो इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ हो सकता है, ये भी निकालने दिया जा सकता है। कोई आयताकार वस्तु है तो इसका सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट क्या होगा। इसमें 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है तो इसमें x एक्सिस और y एक्सिस का कोऑर्डिनेट निकालना पड़ेगा। कई बार L शेप का एक ऑब्जेक्ट है, इसका सेंटर ऑफ मास पूछ देगा। जैसे कई बार ये H शेप का कोई अक्षर है, अंग्रेजी का कैपिटल H अल्फ़ाबेट है और उसका सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट निकालने दे देगा, बताओ कहाँ है। जैसे मान लीजिए कई बार A कोई अल्फ़ाबेट है, इसका सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट कैसे निकालना ही होगा। तो थोड़ा सा हम ट्रिक बता देते हैं। इसको कुछ नहीं, 2 अलग अलग पार्टिकल मान लें, इसका सेंटर ऑफ मास अलग से निकाल लें और इसका सेंटर ऑफ मास अलग से निकाल लें, कोऑर्डिनेट x एक्सिस और y एक्सिस का कोऑर्डिनेट, और बाद में 2 पार्टिकल सिस्टम को कंसीडर करके एक पार्टिकल यहाँ मान लीजिए और दूसरा पार्टिकल यहाँ मान लीजिए और दोनों पार्टिकल का सेंटर ऑफ मास देख लीजिए कहाँ जा रहा है। तो आप लोग इस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये 3 पार्टिकल्स का सम था तो इसका सेंटर ऑफ मास निकाल लीजिए, इसका सेंटर ऑफ मास निकाल लीजिए और इसका सेंटर ऑफ मास निकाल लीजिए, और 3 पार्टिकल सिस्टम मान करके और तीनों का देख लीजिए सेंटर ऑफ मास कहाँ फिक्स हो रहा है, बीच में कहीं ना कहीं जाएगा, जिस पॉइंट पे जाएगा वो पॉइंट आपका सेंटर ऑफ मास आ जाएगा।
तो इस तरीके से डिफरेंट शेप का, जैसे मान लीजिए कई बार इस शेप का सेंटर ऑफ मास पूछ देगा, तो कुछ नहीं, 3 अलग अलग रॉड मान लें, इसका सेंटर ऑफ मास निकाल लेंगे पहले, फिर से इसका सेंटर ऑफ मास निकाल लेंगे, पुनः इसका सेंटर ऑफ मास निकाल लेंगे। 3 अलग अलग पार्टिकल का सेंटर ऑफ मास निकाल के आप इस सबको भूल जाइए। सोचिए एक पार्टिकल यहाँ, दूसरा पार्टिकल यहाँ, तीसरा पार्टिकल यहाँ, और 3 पार्टिकल सिस्टम का जो फार्मूला लगाते थे एक्स एक्सिस के लिए, एक्सियम इक्वल टू m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3 डिवाइडेड बाई 1 प्लस m2, उस तरीके से एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट का हम लोग सेंटर ऑफ मास निकाल सकते हैं। अच्छा, मास जो होता है किसी भी बॉडी में किस तरीके से मास डिस्ट्रीब्यूटेड हो सकता है, तो जैसे मान लीजिए कोई एक बॉडी है, तो बॉडी में 3 डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ मास इन ए बॉडी अगर हम देखना चाहें, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास इन ए बॉडी, किसी भी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ मास किस तरीके के हो सकता है, तो ये हम लिखेंगे। एक में होता है लीनियर मास डेंसिटी, एक में होता है वॉल्यूमेट्रिक मास डेंसिटी। तो देखेंगे लीनियर मास डिस्ट्रीब्यूशंस में क्या होगा, ये 1 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है, जैसे रॉड है, छड़ है, धागा है, मोटा कोई रस्सी है। तो इस तरीके के बॉडी में जो मास है, हम मान लेते हैं कि टोटल का टोटल m मास l लेंथ में डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ। तो l लेंथ में अगर m मास है तो यूनिट लेंथ में कितना मास हो जाएगा, m/l। इसी का एक छोटा सा पीस अगर हम dx लेंथ का काट लें, तो dx लेंथ का मास जो होगा m/l इंटू dx, तो m/l इंटू क्या हो जाएगा dx, चूँकि यूनिट लेंथ का मास m/l है, तो dx लेंथ m/l इंटू dx ये क्या हो जाएगा, एलिमेंट्री मास। तो ये मास ऑफ स्मॉल एलिमेंट है, किसी भी स्मॉल एलिमेंट का ये मास है, लीनियर मास डिस्ट्रीब्यूशंस। इसी तरीके से एक होता है एरियल मास डिस्ट्रीब्यूशंस या सुपरफिशियल मास डिस्ट्रीब्यूशंस। जैसे मान लो सुपरफिशियल या एरियल मास डिस्ट्रीब्यूशन हम कर देते हैं सिंपल, एरियल मास डिस्ट्रीब्यूशन। एरियल मास डिस्ट्रीब्यूशंस में क्या होगा, पूरा का पूरा, जैसे मान लीजिए कोई भी 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है, ये लेंथ और ब्रेथ है इसमें। जैसे मान लीजिए ए एरिया में m मास है, तो यूनिट एरिया में कितना मास है, तो m/a। तो मान लीजिए एलिमेंट्री एरिया काट लेंगे, तो उस एलिमेंट्री एरिया में कितना, जैसे मान लीजिए एलिमेंट्री एरिया x लेंथ पे dx चौड़ाई, और तो ये एलिमेंट्री एरिया डी एलिमेंट्री एरिया में कितना मास होगा, तो ये m मास पर यूनिट एरिया और एलिमेंट्री एरिया, इस जैसे मान लीजिए इसका लेंथ अगर l है और इसकी चौड़ाई dx है, तो ये डी एलिमेंट्री एरिया जो होगा ये कितना हो जाएगा, तो l इंटू डी एक्स, लंबाई इंटू चौड़ाई। तो इस एलिमेंट्री, इस स्मॉल स्ट्रिप का जो एरिया है, उस एरिया में जो मास आएगा उसी को एलिमेंट्री एरिया बोलेंगे। अब जैसे मान लीजिए वॉल्यूमेट्रिक मास डिस्ट्रीब्यूशन आप देख सकते हैं, वॉल्यूमेट्रिक मास डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें क्या होगा, जैसे मान लीजिए भी वॉल्यूम में m मास है, तो यूनिट वॉल्यूम में कितना मास होगा, तो m/v। तो एलिमेंट मतलब अगर मान लीजिए अगर कहीं स्मॉल एलिमेंट का वॉल्यूम dv हो, तो ये dv वॉल्यूम में कितना, तो m/v इंटू dv। dv क्या हो सकता है, तो dv हम लोग लिख सकते हैं एलिमेंट्री वॉल्यूम। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शंस को लेंथ से मल्टीप्लाई करके a इंटू डी एक्स करके हम लोग लिख सकते हैं, a इंटू डी एक्स या a इंटू ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शंस इंटू थिकनेस का जो मल्टीप्लिकेशन होगा ये वॉल्यूम होगा। तो ये यूनिट वॉल्यूम में जो मास है ये वॉल्यूमेट्रिक मास डिस्ट्रीब्यूशन होगा। यूनिट एरिया में जो मास होगा ये एलिमेंट्री एरिया का जो मास होगा ये है। और यूनिट लेंथ में जो मास होता है उसको मास पर यूनिट लेंथ, इसको हम चाहेंगे तो लैम्डा से डिनोट कर सकते हैं, इसको चाहेंगे तो सिग्मा से डिनोट कर सकते हैं, इसको चाहेंगे तो रो से डिनोट कर सकते हैं। तो ये इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ मास तीनों ऑब्जेक्ट में, हम 3 तरीके के ऑब्जेक्ट में हमने बताया है। 3 तरीके का ऑब्जेक्ट का मतलब ये हो गया 1 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट, 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट और 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट। तो चलिए ये सेंटर ऑफ मास का जो कैलकुलेशन है वो हम किसी और वीडियो में अच्छे से करेंगे डिटेल से। वो आज भर के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम या तो सवाल करवा देंगे सेंटर ऑफ मास से रिलेटेड, या नहीं तो हम आगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में डिटेल से बात करेंगे। धन्यवाद।